नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क पर आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। एक अनयूजुअल फैसला हुआ है, बल्कि मैं कहूंगा कि इसको असाधारण के साथ-साथ चौंकाने वाला फैसला हुआ है। और ये चौंकाने वाला फैसला ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को हरियाणा भेजने का फैसला किया है, एक पर्यवेक्षक के तौर पर। आम तौर पर ऐसा नहीं होता है कि सरकार में जो नंबर 2 हो या नंबर 3 भी हो, तो उसको किसी राज्य में संसदीय दल का नेता या विधायक दल का नेता चुनने के लिए भेजा जाए। हरियाणा में हमें नहीं भूलना चाहिए कि पहले शपथ समारोह की तारीख 12 अक्टूबर आई थी। इसके बाद वो बढ़ा करके 15 अक्टूबर की गई। फिर 15 अक्टूबर की तारीख भी बदल दी गई और कहा गया कि 17 अक्टूबर को नए मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। और ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस समारोह में मौजूद रहेंगे और कई केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे। और जाहिर है, इनके एनडीए के घटक दलों के नेता भी वहां पर मौजूद रहेंगे। लेकिन ये 3 तारीखें क्यों सामने आई? आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता नहीं है। कोई एक तारीख तय होती है और उस तारीख पर फिर शपथ ग्रहण समारोह हो जाता है। हरियाणा में क्या कोई ऐसा पेंच फंस गया है जिसकी वजह से शपथ ग्रहण की तारीखें चेंज हुई? 2 बार चेंज हुई, पहले 12 फिर 15 फिर 17। और अगर कोई पेंच नहीं फंसा है, तो फिर अमित शाह को संसदीय बोर्ड का पर्यवेक्षक बना करके वहां क्यों भेजा जा रहा है और उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी दूसरा पर्यवेक्षक बना करके भेजा जा रहा है? जो सूचना मिल रही है वो ये है कि अनिल विज, उनकी इच्छाएं फिर से उमड़ घुमड़ रही हैं। उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, ऑन रिकॉर्ड कैमरों पर यह कहा है कि मेरी वरिष्ठता बनती है और मैं मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी करूंगा। अनिल विज ने हालांकि बाद के कुछ इंटरव्यूज में यह भी कहा है कि जो केंद्रीय संसदीय बोर्ड या केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा वो मुझे स्वीकार होगा। लेकिन जब 12 मार्च 2024 को मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया था, तब ये अनिल विज इतने उखड़ गए थे कि इन्होंने उस बैठक का एक तरीके से बायकॉट कर दिया था और बायकॉट करके ये बाहर निकल आए थे। और इसके बाद जब नायब सैनी ने शपथ ग्रहण की, तो ये शपथ समारोह में भी नहीं थे। इनको भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जानी थी, ये मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के लिए भी नहीं पहुंचे। तो अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि चूंकि फिर से नायब सैनी ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं इस तीसरी सरकार में भी, तो ऐसे में अनिल विज जो कह रहे हैं, एक तो मुख्यमंत्री पद पर ये दावेदारी ठोक रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि जो केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा वो मुझे स्वीकार होगा। तो क्या केंद्रीय नेतृत्व का ये फैसला भी इनको स्वीकार होगा कि नायब सैनी ही फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करें? अगर ऐसा है तो फिर तो कोई विवाद नहीं है। ऐसे में अमित शाह को वहां क्यों भेजा जा रहा है? किसी और केंद्रीय मंत्री को भेजा जा सकता, किसी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी को भेजा जा सकता था। लेकिन अमित शाह को सीधे पर्यवेक्षक बना करके किसी राज्य में भेजना,
ये चौंकाने वाला फैसला है। पेंच केवल अनिल विज का नहीं है, पेंच एक और है, और वो है राव इंदरजीत सिंह का। राव इंदरजीत सिंह के बारे में पिछले कुछ दिनों से चर्चाएं चल रही हैं कि साहब जो दक्षिण हरियाणा से जीत करके एमएलए आए हैं, वो उनके यहाँ गोल बंद हो रहे हैं या इनके यहाँ हाजिरी लगा रहे हैं। कुछ मीडिया हाउसेज में, कुछ चैनलों में ये बात चल निकली है कि राव इंदरजीत के समर्थक विधायक विधायक दल की जो बैठक होने जा रही है, उसमें जो केंद्र के पर्यवेक्षक पहुंचने वाले हैं, उसमें कुछ खेल करने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ का कहना था कि राव इंदरजीत खुद भी मुख्यमंत्री पद के लिए अभिलाषा व्यक्त करते रहे हैं अतीत में। उनको लगता है कि चूंकि दक्षिण हरियाणा में अहिरवाल बेल्ट से कांग्रेस का एक तरीके से सफाया हो गया है, और चाहे उनकी वजह से चाहे दूसरे कारणों की वजह से, क्योंकि केवल उनकी वजह से ही अगर अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती तो ये तो पूरे हरियाणा से मिली हैं, जाट बेल्ट से भी मिली हैं, दूसरे क्षेत्रों से भी मिली हैं। तो ऐसा लगता है कि कुल मिलाकर के ही हरियाणा की जनता ने एकजुट फैसला कर लिया था कि साहब कांग्रेस को सत्ता में नहीं आने देना है, और उन्होंने एक तरीके से हिंदू बनकर के ही भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को संबल दिया है और उसको मजबूत किया है। और जो कुछ साजिशें रची जा रही थी कि हरियाणा अपने हाथ में आ जाएगा, तो उसके बाद फिर हरियाणा से भी भीड़ दिल्ली में जुटा करके, और चूंकि पंजाब में इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वहां से भी लोगों को ला करके नरेंद्र मोदी की सरकार की नाक में दम किया जाए, और गलत कारणों से जो है फिर इनकी सरकार और दिल्ली को जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में लाया जाए। तो वो तो जितने भी इनके मंसूबे थे या साजिश थी, वो तो फेल हो चुकी है। अब नए पेंच फंस रहे हैं। सरकार के गठन में अगर देरी हो रही है, शपथ ग्रहण की तारीखें बदल रही हैं, तो फिर ये सोचने के लिए विवश होना पड़ता है कि ऐसा क्या पेंच है। कुछ टीवी चैनलों ने यह भी चलाया है कि कांग्रेस का एक धड़ा जो खेल करने की मंशा से साजिशें रच रहा है, वो राव इंदरजीत सिंह के संपर्क में है। अब चूंकि तमाम तरह की खबरें चल रही थी, तो राव इंदरजीत की भी कैफियत तलब की गई होगी टॉप लेवल पर। तो उसके बाद राव इंदरजीत सिंह का एक ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा है कि कुछ मीडिया चैनलों पर तथ्यहीन खबरें चलाई जा रही हैं, जिनमें मुझे 9 विधायकों के साथ बगावती दिखाया जा रहा है। ये सब तथ्यहीन, आधारहीन समाचार हैं। मैं और सभी साथी विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। तो ये राव इंदरजीत की एक तरीके से सफाई समझ लीजिए, स्पष्टीकरण समझ लीजिए। उनकी तरफ से ये स्पष्ट किया गया कि भाई हम और हमारे समर्थक जो भी विधायक जीत करके आए हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। संकट ये है कि जिस तरीके से चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके सुपुत्र विजेंद्र सिंह, उनकी पत्नी हेमलता, ये सब चुनाव से कुछ महीने पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके सशरीर कांग्रेस में प्रविष्ट कर गए, उसी तरीके से जितने भी कांग्रेस से आए हुए लोग हैं, उन पर जरा भरोसा कम ही जमता है भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का। ये अलग बात है कि इनको सम्मान देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है भाजपा ने। चौधरी वीरेंद्र सिंह आए थे तो उनको राज्यसभा में भेजा गया था, उनको केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल किया गया, उनको कई डिपार्टमेंट दिए गए, उनके सुपुत्र को भी टिकट दिया गया हिसार से
2019 में वो जीत करके भी आए। इनकी पत्नी को भी, यानी विजेंद्र सिंह की माताजी और वीरेंद्र सिंह की पत्नी हेमलता को भी ऊंचाना कला से टिकट दिया गया बीजेपी का, और वो वहां से चुनाव जीत करके असेंबली की सदस्य भी बनी थी। इसी तरीके से राव इंद्रजीत सिंह जब से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, लगातार उनको केंद्र में मंत्री बना करके रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और चूंकि कई अहीर और यादव मंत्री जो हैं इस समय केंद्र में हैं, उसका नतीजा हमें देखने को भी मिला है। पूरे अहीरवाल बेल्ट में, पूरे दक्षिण हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने लठ गाड़ दिया है, उनको भरपूर समर्थन मिला है। तो ऐसे में जबकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले ही घोषणा कर चुकी थी और पंचकुला में ही अमित शाह घोषणा करके आए थे कि नायब सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे, तो ऐसे में अनिल विज अगर ये सोच रहे हैं कि वो विधायक दल की बैठक में अपना दावा ठोकें और एक अजीबोगरीब स्थितियां पैदा करें, या राव इंद्रजीत और उनके समर्थक विधायक कुछ खेल करने की कोशिश करें, मुझे लगता है कि इन चीजों को टालने के लिए ही, समूल एक तरीके से उसको पूरी तरीके से निरोध करने के लिए, टालने के लिए ही प्रधानमंत्री ने अमित शाह को पर्यवेक्षक के तौर पर हरियाणा भेजने का फैसला किया है। 16 तारीख को, 16 अक्टूबर को ये बैठक होगी विधायक दल की, जिसमें नया नेता चुना जाएगा। उसमें मोहन यादव, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और गृह मंत्री अमित शाह दोनों पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहेंगे। जो प्रभारी हैं हरियाणा के वो रहेंगे। और मुझे लगता है कि जब अमित शाह वहां पर मौजूद होंगे तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी वो किसी भी तरह की कसीदगी या कुछ ऐसा वातावरण क्रिएट करने की कोशिश करे, या अपने मन की अभिलाषा को आगे बढ़ाने की कोशिश करे जिससे माहौल खराब हो या स्मूथली नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने में किसी तरह की बाधा उत्पन्न हो। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि मीडिया के एक हिस्से में लगातार इस तरह की खबरें भी चलाई जा रही थी कि साहब 20 सीटों पर फिर से चुनाव होंगे और शपथ ग्रहण जो है वो टल जाएगा। ये चंडू खाने की खबरें कौन चलवा रहा था और कहां से ओरिजिनेट हो रही थी, जनरेट हो रही थी? चूंकि कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग गया था और वहां जाकर के इन्होंने, जो इनका रोना धोना चल रहा है, फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है, बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में जो ईवीएम मशीनें हैं उनकी बैटरी जो है उनका लेवल 90 से लेकर के 99% था। तो ये सब इकट्ठे होकर के, क्योंकि इनकी आदत है जिस स्टेट में हारते हैं और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के सामने हारते हैं तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, और कार्यकर्ता इनके ऊपर ना चढ़ बैठे कि भाई और कितने स्टेट हरवाओगे, आपकी लीडरशिप में हम लगातार स्टेट हार रहे हैं, तो अब तो पिंड छोड़ो भैया, किसी और को मौका दो। तो कार्यकर्ताओं का ये गुस्सा, ये रोष और ये संभावित आक्रोश टालने के लिए बड़ा आसान है, चुनाव आयोग पर और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दो। तो ये सब इकट्ठे होकर के चुनाव आयोग गए थे और वहां पर इन्होंने 20 विधानसभा क्षेत्रों में साफ गड़बड़ी हुई है इसकी शिकायत की थी। तो जो इनका इकोसिस्टम है, जो इनके समर्थक हैं, वो पिछले 3-4 दिन से ढिंढोरा पीट रहे हैं अपने यूट्यूब चैनलों पर और सोशल मीडिया मंचों पर कि साहब 20 विधानसभा क्षेत्रों में फिर से चुनाव कराए जाएंगे या ईवीएम की फिर से गणना कराई जाएगी और शपथ ग्रहण जो है वो टलने वाला है। लेकिन चुनाव आयोग ने तो आज तक ऐसी कोई बात कही नहीं है, ना इसकी कोई संभावना है, ना कोई इनका बेस है। जो इन्होंने शिकायतें की हैं कि साहब ये बेस है, ये दस्तावेज हैं,
ये गड़बड़ियां हुई हैं, ये हमारी पकड़ में आई, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो एक अजीबोगरीब माहौल बनाने की कोशिश पिछले 3-4 दिन में इन लोगों ने की है, केवल राहुल गांधी का सिर बचाने के लिए, कि उनके सिर पर जो ठीकरा फूट रहा है कि ये एक और राज्य जो है उनकी लीडरशिप में कांग्रेस हार गई, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी सिर पर ठीकरा फूट रहा है, क्योंकि उन्हीं को तो आगे करके इस बार कांग्रेस ने जाट राजनीति का दांव खेला था, विनेश फोगाट को टिकट दिया था, और ये दांव इनका बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि जिस तरह की बदजुबानी इनकी चल रही थी उसमें हरियाणा के जो हिंदू हैं वो एकजुट हो गए, वो अपनी जात पात भूल गए, धर्म भूल गए, वो एकजुट हो गए, और एकजुट होकर के उन्होंने नरेंद्र मोदी को मजबूत किया, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया। उसी का नतीजा है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, पर किसी भी तरह का शुभ काज में विघ्न ना पड़ जाए, इसके लिए सबसे सीनियर मोस्ट नेता अमित शाह को पर्यवेक्षक बना करके वहां भेजा जा रहा है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।